नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर के लिए हमारा ऑनगोइंग टॉपिक गैसियस स्टेट, गैस अवस्था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था गैसियस स्टेट, गैस अवस्था, उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं किस तरीके से। इससे पहले देखिए हमने वैन डर वाल्स समीकरण के बारे में बात की है, सामान्य गैस समीकरण के बारे में बात की है, अणुगति समीकरण के बारे में बात की है। लास्ट टॉपिक हमने किया था वैन डर वाल्स समीकरण की सीमाएं, और उससे पहले हमने किया था वैन डर वाल्स समीकरण की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, अर्थात कम दाब पर किस प्रकार से होगी, अत्यंत कम दाब पर किस प्रकार से होगी, उच्च दाब पर किस प्रकार से होगी, निम्न ताप पर किस प्रकार से होगी, उच्च ताप पर किस प्रकार से होगी। इस तरीके से हमने किया था। अब हम उसी टॉपिक के आगे हम बात कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है उसी में, जो है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, मतलब समानित अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्थाओं का नियम। इसको रिड्यूस करके क्या होता है, समानित ताप, समानित दाब, समानित आयतन, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या ये चीजें हैं, किस किस तरीके से इनका प्रदर्शन किया जाता है वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, समानित अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्थाओं का नियम, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। हमने देखा कि अणुओं का वास्तविक आयतन और उनके अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण वास्तविक गैसों का आचरण आदर्श गैसों से भिन्न होता है। इससे पहले हम आदर्श गैस समीकरण को हम चेंज कर चुके हैं वैन डर वाल्स गैस समीकरण में, और उस समीकरण में हमने देखा, हमने दो प्रकार के संशोधन किए हैं वहां पर। एक तो दाब का संशोधन है, एक आयतन का संशोधन है। और हमने वहां पर ये देखा है कि अणुओं का वास्तविक आयतन जो होता है और वो तो उनके अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण आदर्श गैसों से भिन्न होता है। वास्तविक गैसों का आचरण आदर्श गैसों से भिन्न होता है। वैन डर वाल्स समीकरण में उपयुक्त बातों का ध्यान रखते हुए सुधार किया गया है और वास्तविक गैसों के आचरण की व्याख्या की गई है। किंतु इस समीकरण के दो स्थिरांक, अब देखो वैन डर वाल्स समीकरण में दो स्थिरांक हैं, एक ए है और एक बी है, जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब जो ए का मान है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग प्राप्त होगा, और जो बी का मान है वो भी अलग अलग गैस के लिए अलग अलग प्राप्त होगा। इसका मतलब हम इस वैन डर वाल्स समीकरण को, एक ही समीकरण को सभी गैसों पर एक समान रूप से लागू नहीं कर सकते, एक समान तौर पर लागू नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि किसी गैस के लिए ए का मान 100 आ सकता है, किसी गैस के लिए ए का मान 2 आ सकता है, किसी गैस के लिए ए का मान 5 आ सकता है। तो अलग अलग प्रकार की गैसों के लिए ए के मान अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब हम उनको सभी को एक साथ इकट्ठा मतलब सभी जगह पर एक ही समीकरण को लागू नहीं कर सकते। अतः इस समीकरण को समान रूप से सभी गैसों पर लागू नहीं किया जा सकता। सन 1881 में वैन डर वाल्स ने बताया कि यदि उनके समीकरण को समानित ताप, समानित दाब और आयतन, मतलब रिड्यूस्ड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के रूप में व्यक्त किया जाए तो एक ऐसी सामान्य समीकरण बन जाएगी जो सभी गैसों पर समान रूप से लागू की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि समानित ताप, समानित दाब और समानित आयतन होता क्या है। इससे पहले हमने कुछ क्रिटिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ा है, क्रांतिक ताप, क्रांतिक आयतन और क्रांतिक घनत्व के बारे में, क्रांतिक प्रेशर के बारे में। वही चीज यहाँ पर है। समानित ताप क्या होता है, T रिड्यूस्ड या TR इज इक्वल टू T/TC, अर्थात सामान्य ताप और क्रांतिक ताप का जो अनुपात होता है उसको TR कहा जाता है। उसके अलावा PR बराबर होता है P/PC, अर्थात सामान्य दाब और क्रांतिक जो दाब है उसका जो अनुपात होता है उसको PR कहा जाता है। उसके अलावा VR मतलब रिड्यूस्ड जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या होता है V-PC, अर्थात सामान्य आयतन और क्रांतिक आयतन के अनुपात को VR कहा जाता है। तो यहाँ पर TR, PR और VR क्रमशः समानित ताप है। TR मतलब रिड्यूस्ड टेम्परेचर, PR यहाँ पर समानित दाब है मतलब रिड्यूस्ड प्रेशर, और VR यहाँ पर समानित आयतन है मतलब रिड्यूस्ड वॉल्यूम। इन्हें अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम थीटा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे हम फाई से भी इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तीनों को प्रदर्शित करने का तरीका अलग है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि T बराबर TC थीटा, मतलब इस T को इस तरफ लेके आएंगे, TR इधर गुणा में हो जाएगा, तो T बराबर TC थीटा के
मतलब जो ज्यादा ये टी जो होता है बड़ा होता है, दोनों गुणनफल के बराबर होता है, समानित रिड्यूस कर दिया हमने। P बराबर PC पाई के, मतलब जो सामान्य प्रकार का जो दाब होता है वो क्रांतिक दाब और समानित दाब के गुणनफल के बराबर होगा, और V बराबर VC फाई, मतलब जो सामान्य प्रकार का आयतन होता है वो क्रांतिक आयतन और क्रांतिक जो इसके अलावा क्रांतिक आयतन और जो हमारे पास में रिड्यूस्ड वॉल्यूम है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ताप, दाब और आयतन के इन मानों को वैन डर वाल्स समीकरण में रख देंगे, मतलब T का मान यहाँ पर रख दिया हमने, P का मान यहाँ पर रख दिया हमने, A, उसके बाद में V का मान यहाँ पर रख दिया हमने, उसके बाद में यहाँ पर P जो उसका मान रख दिया, P का मान वापस रख दिया, और यहाँ पर हमने किसका मान रख दिया, T का मान रख दिया। तो समीकरण बन जाएगी पाई PC प्लस A अपॉन फाई स्क्वायर V स्क्वायर C, फाई VC माइनस P इज इक्वल टू R थीटा TC। समीकरण 35, 36 और 37 से अब हम जो इनके मान हैं VC, PC और PC, जो इनके मान जो हमने निकाले थे, मैंने आपको पहले बताया था अलग अलग प्रकार के इसके मान आते हैं, उनके मान हम यहाँ पर रखेंगे, जिसमें PC की वैल्यू होती है A अपॉन 27 B स्क्वायर, उसके अलावा जो VC है इसकी वैल्यू होती है 9B स्क्वायर के, और 9B के बराबर इसकी वैल्यू होती है, और उसके अलावा जो VC जो है यहाँ पर VC की वैल्यू होती है 3, VC की वैल्यू होती है 3B के, ठीक है, तो उसको हम रखेंगे तो 9 आ जाएगा। VC की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, B का B, R थीटा T की वैल्यू होती है 8A अपॉन 27 RB। तो इन सभी की वैल्यू रखने के बाद में जब हम इसकी गणना करते हैं तो हमारे पास में ये समीकरण आती है पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। तो ये समीकरण आ जाएगी यहाँ पर, इस समीकरण को आपको याद रखना है, समानित अवस्था समीकरण कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण में कहीं भी A और B नहीं है, इस समीकरण में कहीं भी A और B नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन सी समीकरण है, ये वैन डर वाल्स समीकरण है, वैन डर वाल्स समीकरण है, वैन डर वाल्स समीकरण है समानित अवस्था की। लेकिन यहाँ पर A और B नहीं है, A और B नहीं है, लेकिन ये वैन डर वाल्स प्रकार के समीकरण है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण होती है, ये जो समीकरण होती है ये सभी पर लागू की जा सकती है, क्योंकि इस पर कोई ऐसे स्थिरांक नहीं है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त समीकरण में देखिए, उपयुक्त समीकरण में A और B जैसे स्थिरांक नहीं है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अतः इस समीकरण को किसी भी गैस पर लागू किया जा सकता है। समानित ताप, दाब और आयतन के रूप में व्यक्त की गई इस समीकरण को अवस्था की समानित समीकरण कहते हैं। देखो ये समानित दाब है, ये समानित ताप है और ये समानित आयतन है, तो इसको क्या बोलेंगे, समानित। इस पूरी समीकरण को क्या बोलेंगे, समानित अवस्था की समीकरण, समानित अवस्था की समीकरण बोलेंगे इस पूरी की पूरी समीकरण को। नेक्स्ट देखिए, समस्त गैसों के समानित ताप और समानित दाब के मान यदि एक जैसे हों, समस्त गैसें जो हैं उनके समानित ताप और समानित दाब के मान यदि एक जैसे हों तो उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक जैसा होगा। मतलब समस्त गैसों के लिए अगर ताप, दाब और आयतन के मान एक जैसे हैं तो उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक जैसा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, संगत अवस्था का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। यदि किन्हीं दो गैसों के समानित ताप और समानित दाब के मान समान है, हमारे पास कोई दो गैसें हैं और उनके लिए समानित ताप और दाब के मान समान है, तो उनका समानित आयतन भी समान होगा। ऐसी स्थिति में गैसें समानित अवस्था में होंगी। अर्थात दो चीजें अगर एक जैसी होती हैं तो तीसरी चीज उसके अपने आप बराबर हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे कि वह गैस समानित अवस्था में होती है। नेक्स्ट, गौ तथा जैनसू ने 1946 में कई गैसों और पदार्थों के समानित संपीड़ितता व्यंजक, गौ तथा जैनसू ने 1946 में कई प्रकार की जो गैसें हैं और पदार्थ हैं उनके समानित संपीड़ितता व्यंजक जेटार, समानित दाब पीआर के मध्य ग्राफ खींचे। ये ग्राफ दर्शाते हैं कि सभी पदार्थ एक जैसे ही वक्र देते हैं, अर्थात सभी पदार्थ एक ही जैसी संगत अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर जेटार और पीआर है, जेटार इस तरीके से बढ़ता है, पीआर इस तरीके से बढ़ता है। ये इथेन के सभी के लिए देखो वक्र एक प्रकार के, ठीक है। पीआर मतलब समानित जो टेम्परेचर पीआर 1.0 पर, समानित टेम्परेचर पीआर 1.2 पर और समानित टेम्परेचर पीआर 2.0 पर। जेटार की वैल्यू लगभग सभी के लिए उसी प्रकार की, देखो इथेन के लिए भी, उसके अलावा यहाँ मीथेन है उसके लिए भी,
और उसके अलावा नाइट्रोजन के लिए भी, यहाँ नाइट्रोजन है उसके लिए भी, और प्रोपेन के लिए भी, लगभग सभी के लिए बराबर होती है। तो इसका मतलब सभी पर ये रूल लागू किया जा सकता है। इसमें एथेन, मीथेन, नाइट्रोजन और प्रोपेन के वक्र दर्शाए गए हैं। हम देखते हैं कि सभी के बिंदु उसी वक्र के ऊपर अर्थात अवस्था की सामान्य समीकरण होती है उस पर ही लागू होते हैं। सभी के बिंदु उस पर लागू हो जाते हैं और एक जैसे ही है लगभग। तो अवस्था की सामान्य समीकरण सभी पर लागू हो सकती है, जिसे हम एक सामान्य समीकरण कहते हैं, जो सभी गैसों पर समान रूप से लागू की जा सकती है। उसके बाद में आएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर 0.107 डेसीमीटर क्यूब आयतन में सीमित 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दाब संगत अवस्था के नियम की सहायता से ज्ञात किया गया है। 40 डिग्री सेल्सियस पर 0.107 डेसीमीटर क्यूब आयतन में सीमित 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दाब संगत अवस्था के नियम की सहायता से ज्ञात किया गया है। गैस के क्रांतिक स्थिरांक Vc बराबर 0.0957 डेसीमीटर क्यूब, Tc बराबर 304 केल्विन और Pc बराबर 73.0 है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संगत अवस्थाओं के नियम की सहायता से इसको ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे? सामान्य अवस्था समीकरण हमारे पास है पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 - 1 = 8 थीटा। तो पाई बराबर 8 थीटा अपॉन 3 - 1 माइनस 3/5 स्क्वायर। पाई बराबर 8 थीटा होता है T/Tc, 5 होता है V/Vc, और यहाँ पर भी 5 क्या होगा, V/Vc, इन सबका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो दिया गया है T बराबर 40 + 273, Tc बराबर 304 केल्विन और V बराबर 0.107 डेसीमीटर क्यूब और Vc बराबर 0.0957 डेसीमीटर क्यूब। उपयुक्त समीकरण में मान रखने पर पाई बराबर 8 313/304 और पाई बराबर 3 0.107/0.0957 -1 और 3 0.017/0.0957 की स्क्वायर। तो इस तरीके से आएगी। पाई बराबर 8 इंटू इसका मान आएगा 1.03, इसका मान आएगा 3.1.1 -1 माइनस 3.1.1 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी वैल्यू आएगी, ये जो सारी वैल्यू है 3.5, ये इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 3.58 - 2.48 = 1.1 एटमॉस्फेयर। पाई बराबर होता है PR बराबर P - PC। तो P बराबर किसके होगा, पाई इंटू PC में। पाई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी, PC की वैल्यू हमें दे रखी है 1.1 × 73.0 बराबर 80 एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से हम इसके मान को ज्ञात कर लेंगे, जो क्या आता है 80 एटमॉस्फेयर, 80 वातावरणीय दाब के बराबर, 80 एटमॉस्फेयर दाब के बराबर इसकी वैल्यू जो है वो आती है। तो यहां से हमने सामान्य अवस्था, सामान्य ताप, दाब और आयतन की समीकरण के बारे में बात की है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के आणविक वेगों के बारे में, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में, विभिन्न प्रकार के जो अणुओं का वेग है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सदैव गतिमान रहते हैं। जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है उसके अनुसार गैसों के अणु जो रहेंगे वो सदैव गतिमान रहेंगे और वे सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं। गैसों के अणु एक तो सदैव गतिमान रहेंगे और सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं, किंतु गति करते समय वे परस्पर एक दूसरे के साथ और पात्र की दीवारों के साथ टकराते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। टक्करों के कारण इन अणुओं की गति की दिशा तथा इनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। अब इन टक्करों के कारण इन अणुओं की गति की दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है और उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है, और ऐसा होने से उनकी गति अथवा वेग में परिवर्तन आ जाएगा। अतः समस्त अणु भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं और भिन्न भिन्न गति से चलते हैं। इसे ही आणविक वेग कहते हैं। अर्थात जब वो अणु आपस में टक्कर लगाएंगे, उनकी गति इस तरीके से होगी तो उसके अंदर क्या बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। तो इसीलिए अणुओं का वेग जो होता है वो आणविक वेग कहलाता है, जिसे अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहला होता है वर्ग माध्यम मूल वेग, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS। यदि किसी गैस के समस्त अणुओं के वेगों के वर्ग के औसत का वर्गमूल लिया जाए, मतलब हमारे पास जितने भी अणु हैं उनका सबसे पहले वेग लिया, उन वेगों का हमने निकाला औसत और उस औसत का हमने निकाला वर्गमूल, वर्गमूल लिया जाए तो उसे वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। संक्षिप्त में हम इसे RMS वेग कहते हैं और इसको C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो C बराबर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर ½ n।
तो इसका वर्गमूल भी लेंगे, तो इसी वजह से हाफ इसके ऊपर आया है। यहाँ C1 C2 C3 n अणुओं के व्यक्तिगत वेग है, इसे निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है C is equal to n1 C1 square plus n2 C2 square plus n3 C3 square plus ni Ci की square upon n plus n1 plus n2 plus n3 plus ni summation ni Ci upon summation ni। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ n1 अणु C1 वेग वाले, n2 अणु C2 वेग वाले, n3 अणु C3 वेग वाले और ni अणु Ci वेग वाले हैं। इनका परिकलन अणुओं की अणुगति समीकरण के आधार पर किया जाता है। PV बराबर 1/3 mn c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3PV अपॉन mn 3PV अपॉन m, तो c बराबर क्या आ जाएगा √3PV अपॉन m बराबर √3RT अपॉन m बराबर √3P अपॉन d। तो ये डेंसिटी के संदर्भ में, ये टेम्परेचर के संदर्भ में, ये आयतन के संदर्भ में। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की इसकी जो c की वैल्यू है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वर्ग माध्य मूल वेग बोलते हैं c को, और इसको इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। किस ताप पर ऑक्सीजन के वर्ग माध्य मूल वेग का मान उसके एनटीपी पर वर्ग माध्य मूल वेग का 3/2 गुना हो जाएगा। तो एनटीपी पर ऑक्सीजन का जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो होता है C बराबर √3RT अपॉन m बराबर 3 इंटू R इंटू 273 अपॉन 32। तो C बराबर 3 इंटू R इंटू 273 अपॉन 32 की हाफ, क्योंकि हमने रूट हटा दिया, तो 3/2 इंटू 3 इंटू R इंटू 273 अपॉन 32 हाफ बराबर 3 इंटू R इंटू T अपॉन 32 हाफ। तो T बराबर किसके आ जाएगा, उसको 9/4 इज इक्वल टू 273 इज इक्वल टू 614.25 केल्विन। तो इस तरीके से हम यहाँ से टेम्परेचर को निकालेंगे, अर्थात ऑक्सीजन के वर्ग माध्य मूल वेग का मान 3/2 किस पर हो जाएगा 614.25 केल्विन पर। नेक्स्ट है औसत वेग अथवा एवरेज वेलोसिटी और प्रोबेबल वेलोसिटी। औसत वेग और प्रायिकतम वेग तो ज्यादा से ज्यादा होता है। समस्त अणुओं के वेगों के योगफल में यदि अणुओं की कुल संख्या का भाग दे दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम औसत वेग कहते हैं, और इसे C बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो C बार बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn अपॉन n। तो इसका मतलब सभी जो हमारे पास वेग हैं उनके वेगों में अगर हम कणों की संख्या का भाग दे देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम औसत वेग कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा C बार इज इक्वल टू लिमिट अल्फा टू 0 CDn अपॉन n। यहाँ C1 C2 आदि अणुओं के व्यक्तिगत वेग हैं और n अणुओं की कुल संख्या है। वितरण वेग नियम से इसका मान आता है C बार इज इक्वल टू 8RT अपॉन पाई m हाफ। C बार इज इक्वल टू √8RT अपॉन पाई m बराबर 8PV अपॉन पाई m बराबर 8P अपॉन पाई d। तो प्रायिकतम वेग क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है। यद्यपि प्रत्येक अणु की ऊर्जा तथा वेग अलग अलग होता है, फिर भी अधिकांश अणुओं का वेग किसी एक निश्चित क्षेत्र या परास में होता है। कुछ अणुओं का वेग बहुत अधिक होता है जबकि कुछ अणुओं का वेग बहुत कम होता है। बहुत सारे अणु हैं जिनका वेग बहुत ज्यादा होगा जबकि बहुत सारे अणु हैं जिनका वेग बहुत कम होगा। गैस के अधिकांश अणु जिस वेग से गमन करते हैं उस वेग को प्रायिकतम वेग कहा जाता है। यद्यपि प्रत्येक अणु की ऊर्जा तथा वेग अलग अलग है, फिर भी अधिकांश अणुओं का वेग किसी निश्चित क्षेत्र या परास में होता है। कुछ अणुओं का वेग बहुत ज्यादा होगा जबकि कुछ अणुओं का वेग बहुत कम होगा। गैस के जो ज्यादातर अणु हैं वो जिस वेग से गमन करते हैं उसको हम प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, और इसे भी वितरण नियम के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, परिकलित किया जाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा बराबर √2RT अपॉन m बराबर √2PV अपॉन m बराबर √2P अपॉन d। इस तरीके से अल्फा का मान ज्ञात किया जा सकता है, C बार का मान ज्ञात किया जा सकता है जिसे औसत वेग कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। कमरे के ताप पर SO2 गैस के वर्ग माध्य मूल वेग का परिकलन कीजिए। 22.4 लीटर SO2 की 3764 ग्राम है। तो P बराबर 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर -2। SO2 गैस का आरएमएस वेग C = √3PV अपॉन m दिया गया है। P बराबर 1.013 × 10⁵ बराबर 1.013 × 10⁵ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड -2। V बराबर 22.4 लीटर 10⁻³ इसके साथ आ जाएगी। M बराबर 64 ग्राम, इसको किलोग्राम में इस तरीके से बदल देंगे। C बराबर 3 × 1.013 × 10⁵ इंटू 22.4 × 10⁻³ अपॉन 64 × 10⁻³ किलोग्राम। तो C बराबर क्या आ जाएगा 3.26 × 10⁻² मीटर सेकंड इनवर्स। तो
तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है उदाहरण नंबर 3.16। 0 डिग्री सेल्सियस और 760 मिलीमीटर दाब पर हाइड्रोजन का घनत्व 0.00009 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। हाइड्रोजन अणु का वर्ग माध्य मूल वेग निकालिए। मरकरी का घनत्व 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और गुरुत्वाकर्षण बल 981 डायन प्रति सेंटीमीटर है। तो C बराबर √3p/d। यहाँ P बराबर सेंटीमीटर में हाइड्रोजन का पारे के ऊपर दाब इंटू पारे का घनत्व इंटू गुरुत्वाकर्षण बल, तो 76 इंटू 13.5 इंटू 981 डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। D बराबर होता है 0.9 इंटू 10⁻⁴। C बराबर √3 इंटू 76 इंटू 13.5 इंटू 981/0.9 इंटू 10⁻⁵। तो इससे C की वैल्यू आ जाएगी 1.832 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके आपस में संबंध क्या है, अर्थात प्रायिकतम वेग, औसत वेग, वर्ग माध्य मूल वेग में आपस में क्या क्या संबंध होते हैं। तो यहाँ एक हमारे पास में पूरा चार्ट है, तो उसमें हम देख रहे हैं समीकरण 48, 50 और 51 से देखो अल्फा बराबर होता है √2RT/m के, C बार बराबर होता है √8RT/m के और C बराबर होता है √3RT/m के। तो C बराबर किसके हो जाएगा, C बार किसके बराबर हो जाएगा, एक इनके मान रखने पर 1.128 अल्फा के। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 0.816 C के और C किसके बराबर हो जाएगा 1.086 C बार के। तो ये तीनों के मध्य संबंध में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब C बार जो है, C बार वो तो अल्फा के गुणा में है और अल्फा किसके गुणा में है, C के गुणा में, और C किसके गुणा में है, C बार के। इनके आपेक्षिक मान ग्राफ द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाए जाते हैं। अणुओं का अंश और वेग। अणुओं का अंश इस प्रकार से बढ़ता है, वेग इस प्रकार से बढ़ता है, अल्फा, C बार और C, ठीक है। अल्फा का मान सबसे ज्यादा होगा, C बार का मान उससे कम होगा और C का मान उससे जो है वो कम होगा अणुओं के अंश का, जबकि वेग का मान इनका तीनों का अलग अलग बढ़ेगा। इसका मान सबसे कम, इसका मान उससे ज्यादा, इसका मान सबसे कम। अणुओं का अंश सबसे ज्यादा अल्फा में, उसके बाद C बार में, उसके बाद C में। गैसों के आणविक वेग के परिकलन में R गैस स्थिरांक के मान को अर्ग प्रति मोल प्रति केल्विन में रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में वेग के मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होंगे, जो कि वेग के लिए एक उचित इकाई है। इसे निम्न समीकरण से परिकलित कर सकते हैं। समस्त वेगों के मान ज्ञात करने के लिए सूत्र में इकाई वाले तीन व्यंजक हैं R, T और M। तो वेग समानुपाती होता है √RT/m के, RT और M के मात्रक लिख दो। वेग समानुपाती होगा अर्ग बटा केल्विन इंटू मोल अपॉन ग्राम प्रति मोल इंटू केल्विन के बराबर अर्ग बटा ग्राम, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कट जाएगा। वेग समानुपाती होगा डायन इंटू सेंटीमीटर बटा ग्राम के, अर्ग बराबर होता है डायन इंटू सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ कट के जो वेग समानुपाती हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के, जो बराबर किसके होगा सेंटीमीटर अपॉन सेकंड के। तो इसका मतलब जो इसकी इकाई होगी वो क्या आ जाएगी सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, अर्थात सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। यदि R के मान को रखकर RMS वेग की गणना की जाए तो ये सूत्र प्राप्त, इसके जो आगे है वो सूत्र प्राप्त हो जाएगा। उससे हम जो गैसों के अनुभार का निर्धारण भी कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उनसे जो वेग है उसका निर्धारण भी किया जा सकता है। तो देखिए वर्ग माध्य मूल वेग RMS बराबर C √3RT/m में R का मान रखने पर C = √3 इंटू 8.314 इंटू 10⁻⁷ इंटू T/m। तो C बराबर 1.58 इंटू 10⁴ √T/m। तो इस तरीके से हम यहाँ पर C की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। C की वैल्यू यहाँ से हमारे लिए ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आणविक गैसों के मैक्सवेल वितरण का नियम, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो आणविक वेग का नियम होता है, मैक्सवेल का जो वितरण नियम है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, एक बार हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग अर्थात C बार, वर्ग माध्य मूल वेग अर्थात C, औसत अर्थात C बार और प्रायिकतम वेगों की गणना कीजिए। वर्ग माध्य मूल वेग C बराबर होता है 1.58 इंटू 10⁴ √T/m बराबर होता है 1.58 इंटू 10⁴ √300/2, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए 2 आता है इसका मान, ठीक है। M की वैल्यू जो है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन अणु H2 का मतलब 2 आएगा यहाँ, बराबर क्या होगा 1.935 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। औसत वेग C बार बराबर आएगा 0.921 इंटू C, तो 0.921 इंटू 1.935 इंटू 10⁵, तो औसत वेग का मान आएगा 1.782 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
नेक्स्ट है प्रायिकतम वेग। अल्फा बराबर है 0.816 इंटू सी बराबर 0.816 इंटू 1.935 इंटू 10 की पावर 5 बराबर 1.579 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान मूल वेग, इस प्रकार से औसत वेग और इस प्रकार से प्रायिकतम वेग की गणना हम यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आणविक वेगों का मैक्सवेल वितरण का नियम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आणविक वेगों के लिए मैक्सवेल वितरण नियम का गुणात्मक विश्लेषण किस प्रकार से होगा, मैक्सवेल का वितरण नियम क्या है और आणविक वेगों के लिए इसका गुणात्मक विश्लेषण किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टर्न का नियम है यहाँ पर और इस नियम के बारे में जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अणुओं के आणविक वेगों के मैक्सवेल वितरण का, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, अणुओं के मध्य वेगों के वितरण को सर्वप्रथम जेसी मैक्सवेल ने सन 1865 में लक्ष्य करके उनकी गणना की और आणविक वेगों का वितरण नियम दिया, जिसके अनुसार अणुओं का गमन सर्वथा अनिश्चित रहता है। वेग किसी भी दिशा में शून्य से अनंत तक किसी भी वेग से गमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सवेल है उसने ये कहा कि आणविक वेगों का वितरण जिसके अनुसार अणुओं का गमन जो होता है वो अनिश्चित होता है। वे किसी भी दिशा में गमन कर सकते हैं, शून्य से अनंत तक गमन कर सकते हैं, शून्य से अनंत तक किसी भी वेग से गमन कर सकते हैं। इनके गमन की संभावना समस्त दिशाओं में समान होती है, अतः इनका औसत वेग जो कि एक सदिश राशि होगा शून्य होता है, क्योंकि सभी दिशाओं में कर सकते हैं। तो इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ की दिशा, इस तरफ जाएंगे तो ये दिशा, तो ये प्लस ये माइनस, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनकी औसत गति जो कि एक अदिश राशि है, स्पीड जो है इनकी वो शून्य से अनंत तक किसी भी मान की हो सकती है। तो मैक्सवेल ने एक समीकरण प्राप्त की, समीकरण को आपको ध्यान रखना है। PCDC is equal to 4 pi m upon 2 pi k t 3/2 c square exponential mc square upon 2 k t dc। तो ये एक समीकरण है। PCDC is equal to 4 pi m upon 2 pi k t 3/2 c square exponential minus mc square upon 2 k t dc। इस समीकरण को 1860 में प्राप्त किया गया था और इसे मैक्सवेल के आणविक वेगों का वितरण नियम कहा जाता है। c व dc वेग के मध्य वाले अणुओं के अंश PCDC को dn/n के रूप में लिखा जाता है, जहां n गैस अणुओं की कुल संख्या है। अतः उपयुक्त समीकरण का निम्न रूप हो जाएगा। dn/n0 is equal to 4 pi m upon 2 pi k t 3/2 exponential minus mc square upon 2 k t c square dc और 1/n0 dn/dc is equal to 4 pi m upon 2 pi k t 3/2 exponential mc square upon 2 k t c square। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जिनमें c जो है अणुओं का वेग है, dc वेग में अति सूक्ष्म परिवर्तन, dn/n0 अणुओं की वह भिन्न जिसका वेग c और dc के मध्य है, एक्सपोनेंशियल प्राकृतिक लॉगरिथम का आधार है। अब हम क्या करते हैं, यदि 1/n0 dn dc into 10⁻⁷ और c के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो भिन्न प्रकार के वक्र हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। देखिए कौन कौन से वक्र हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। हमने यहाँ पर अणुओं की भिन्न मतलब जो फ्रैक्शन है उसके बीच में और अणुओं के वेग में हमने अलग अलग टेम्परेचर पर वक्र खींचा है। अल्फा के लिए सबसे ज्यादा मान, उसके बाद में अल्फा डैश के लिए, उसके बाद में अल्फा डबल डैश के लिए। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमें मान प्राप्त हुए हैं। 273 केल्विन पर अणुओं का वेग कुछ कम है, उसके बाद 1273 केल्विन पर अणुओं का वेग बढ़ गया, लेकिन अणुओं का जो भिन्न है मतलब वेग c प्लस dc के मध्य के अणुओं का जो भिन्न है वो कम हो गया। और उसी तरीके से 2273 केल्विन पर अणुओं का वेग बढ़ गया, लेकिन जो अणुओं के भिन्न है मतलब c प्लस dc के बीच में उसके मान में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट देखिए क्या है निष्कर्ष, इससे क्या निकलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो देखिए उपयुक्त वक्रों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहले शून्य वेग वाले अणुओं की संख्या भी लगभग शून्य है। जो वेग का मान बढ़ता जाता है तेजी से उस वेग वाले अणुओं का अंश भी बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो वेग था वो शून्य था और यहाँ पर कणों की संख्या भी क्या थी, शून्य थी। जैसे से वेग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ग्राफ भी ऊपर की तरफ आता जा रहा है। एक अधिकतम मान के बाद वेग के साथ बढ़ने वाले अणुओं का अंश कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए इस मान के बाद में ये मान है ऊपर क्या यहाँ है, तो अणुओं का वेग के साथ बढ़ने वाला अंश कम हो जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं।
वेग के जिस मान पर अणुओं की संख्या अधिकतम है, देखो यहाँ पर अणुओं की संख्या, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रायिकतम प्रोबेबल वेग। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा अणु पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा अणुओं का वेग यहाँ पर होगा, और बाद में ये कम हो जाता है, इसे अल्फा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें हमने अल्फा, अल्फा डैश, अल्फा डबल डैश प्रायिकतम वेग है। प्रायिकतम वेग के मान पर के बाद में उसका मान कम होता जाता है और लास्ट में संख्या शून्य हो जाती है, अर्थात बहुत कम और बहुत अधिक वेग। इससे क्या होता है कि यहाँ पर तो बहुत कम वेग होगा, यहाँ पर बहुत अधिक वेग होगा, यहाँ पर बहुत कम, यहाँ पर बहुत अधिक, तो इसका मतलब बहुत कम वेग वाले अणु भी कम होते हैं और बहुत ज्यादा वेग वाले अणु भी कम होते हैं, क्योंकि ग्राफ नीचे आ गया। ज्यादातर अणु उनके बीच में होते हैं औसत वेग के, और जहां पर सबसे ज्यादा वेग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रायिकतम प्रकार का वेग बोलेंगे। यदि भिन्न तापों पर वक्र खींचा जाए तो अल्फा, अल्फा डैश और अल्फा डबल डैश इस तरीके से आता है, अर्थात ताप बढ़ाने से अणुओं के प्रायिकतम वेग में वृद्धि होती है। ताप बढ़ने के साथ वक्र की ऊंचाई कम हो जाती है, अर्थात ताप बढ़ाने के साथ प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या कम हो जाती है। ताप बढ़ने के साथ वक्र की चौड़ाई ज्यादा होती है, इससे मतलब ज्यादा से ज्यादा अणुओं का अंश जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अधिकतम वेग की और वक्र का अधिक चौड़ा होना इस बात का संकेत देता है कि प्रायिकतम वेग से अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है। तो ये यहाँ पर इस वक्र के निष्कर्ष थे जिनके बारे में हमने बात की। बाकी जो टॉपिक है उसको हम कल करेंगे, गैस अवस्था का कल शायद ये रैप अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी आपकी यूनिट। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।